हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो मैक्सिमम नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर अपने पोल्ट्री फार्मिंग के करियर में करते हैं। तो वीडियो का अंत तक पूरा देखिएगा, जिसकी वजह से आप भी ये गलतियां ना करने से बचोगे। साथ ही साथ अगर एक आप कामयाब पोल्ट्री फार्मर हो तो फिर भी ये वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपको एक क्वालिटी पोल्ट्री फार्मर बनने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 1 जो एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मिंग करता है वो है रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करना। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपने पोल्ट्री फार्मिंग नाकामयाब देखे होंगे उसमें से 90% पोल्ट्री फार्मर ये रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले ही होते हैं। क्योंकि आप ही सोचिए, अभी आज के प्रेजेंट डे में 5,000 स्क्वायर फीट का भी आप शेड अगर रेंट से लेते हो तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये किराया देना पड़ेगा मंथली, और लाइट बिल अलग से। तो आप भी सोचिए, 2 महीने के ब्रॉयलर के बैच के लिए आपको 20,000 और 4 महीने के आपके गौरन के बैच के लिए आपको 40,000 रुपये पेड करना पड़ रहा है, और लाइट बिल अलग से। तो कितना पोल्ट्री फार्मर प्रॉफिट कमाएगा और कितना पैसा एक रेंट मालिक को देगा। तो ये एक कारण है सबसे पहला कि जो एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर करते। पॉइंट नंबर 2, फीडर और ड्रिंकर की सफाई वक्त पे ना करना। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा भी था कि मैं भी 10 से लेकर 12 दिन में एक बार कभी कभार फीडर और ड्रिंकर की साफ सफाई करता था। लेकिन जैसे ही मुझे बीच में लगातार 2 से लेकर 3 बैचेस में लॉस हुआ, मेरे बर्ड्स की ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही थी, बार बार डिसीजेस मेरे बैच में आ रहे थे, तो तब से मैंने प्रॉपर्ली रेगुलर बेसिस पे हर एक दिन में कम से कम एक बार ड्रिंकर और फीडर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया था। यही एक गलती होती है एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर। एक बार उसने बड़े वाले ड्रिंकर और फीडर लगा दिए तो कभी भी ड्रिंकर और फीडर की साफ सफाई नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, ओवर क्राउडिंग, अपने पोल्ट्री फार्मिंग की डिसइंफेक्शन प्रॉपर्ली ना करना और बैच जल्दी डालने के हड़बड़ी करना। ये तीनों के तीनों कारण जो रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वही लोग करते हैं। ओवर क्राउडिंग किस लिए करते हैं कि भैया 2,000 स्क्वायर फीट का पोल्ट्री फार्म अगर है तो वहाँ पर वो 2200 से लेकर 2500 बर्ड वहाँ पर डलते, ताकि हर एक बैच पे उनका रेंट कम गिर सके। और साथ ही साथ आज 15 तारीख को आपकी बैच सेल आउट हुई तो अगले ही 5-6 दिनों में दूसरी बैच डलने की जल्दबाजी ये रेंट से जो पोल्ट्री फार्मिंग चलाती है उन्हीं लोगों को होता है, जिसके वजह से इनके पोल्ट्री की प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं हो पाता, और जो पुराने बैच में बीमारी हुई होती है वो डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड नए बैच में चली जाती है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 जो एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मिंग करता है वो है नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर को मेडिसिन मैनेजमेंट का प्रॉपरली कुछ भी नहीं पता होता। स्टार्टिंग की आपकी पहली बैच, दूसरी बैच, तीसरी बैच है, आप नए पोल्ट्री फार्मर हो, आपको सीआरडी, आपके बैच को सीआरडी इक्वली हुआ है, आपने चिक सप्लायर को, फीड सप्लायर को, डॉक्टर को फ़ोन लगाया, उन्होंने मेडिसिन बता दी, आपकी मुर्गियाँ ठीक हो गई। लेकिन भैया आपका आज 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बर्ड को सीआरडी हुआ, इक्वली हुआ, तो फिर भी आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करूँ करके डॉक्टर को, फीड डीलर को, चिक सप्लायर को ही फ़ोन लगा रहे हो। आपको किसी भी प्रकार से फिर मेडिसिन मैनेजमेंट का किसी भी प्रकार से नामो निशान पता ही नहीं है। तो किस तरह से आप एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बन सकते हो। पॉइंट नंबर 5, सीमेंट की फर्श का ना होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पोल्ट्री फार्म में सीमेंट की अगर फर्श है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक प्रॉफिटेबल पोल्ट्री फार्मिंग करने में हेल्पफुल होता है। जैसे ही आपकी बैच निकल गए, लिटर साफ करते समय अगर आपकी फर्श सीमेंट की है तो काफ़ी अच्छे से आपकी लिटर की क्लीनिंग हो जाती है, किसी प्रकार का भी लिटर वहाँ पर चिपक के नहीं रहता। लेकिन अगर आपकी सीमेंट की फर्श नहीं है तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग में ये प्रॉब्लम देखा है कि वो उनका लिटर होता है ना, वो सफाई करने के बावजूद भी काफ़ी जगह पर चिपक के रहता है, जिसकी वजह से उस लिटर में रहने वाले बैक्टीरिया अगले बैचेस में कैरी फॉरवर्ड डिसइंफेक्शन करने के बावजूद भी पहुंच जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर ये गलती करता है, वेंटिलेशन की प्रॉपर मैनेजमेंट उसको पता ही नहीं होती है। भैया किराए से शेड ले लिया, या फिर जब भी आपने शेड का कंस्ट्रक्शन किया, एक तो चौड़ाई आपने बड़ी लगा ली लंबाई के तुलना में, ठीक है ना, लेकिन चौड़ाई बड़ी की तो की, लेकिन ना आपके पोल्ट्री फार्म पे फैन की सुविधा है, ना ही एग्जॉस्ट फैन की सुविधा है वेंटिलेशन होने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैसेस आपकी इधर में बन रहे पोल्ट्री फार्म में, वो अगर रिलीज प्रॉपरली नहीं होगी तो आपके बर्ड को बार बार डिसीजेस, गाउट का प्रॉब्लम और साथ ही साथ सीआरडी का प्रॉब्लम बार बार होगा। पॉइंट नंबर 7 जो एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर करता है वो पर्दे के मैनेजमेंट को बहुत ही हल्के में लेता है। जी हाँ दोस्तों, पर्दे का मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोल्ट्री फार्मिंग करते समय। पहले के जो ब्रूडिंग का ब्रॉयलर के लिए 7 दिन और गावरन के लिए 21 दिन का जो ब्रूडिंग पीरियड होता है, वहाँ पर पर्दों का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि तो पर्दों का मैनेजमेंट, जिस तरह से आप पर्दों से उस एरिया को ढकते हो, वो रूम को, आपके पोल्ट्री शेड को ढकते हो, तो वो पर्दों के वजह से ही आपके पोल्ट्री के शेड में पहले ब्रूडिंग के दिन 7 दिन या फिर 21 दिन गावरन के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर डेवलप हो पाता है। और यही ब्रूडिंग का जो पीरियड होता है वो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, आपका बर्ड आगे जाकर कितना एफसीआर कम लाएगा या फिर कितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। पॉइंट नंबर 8 की
पोल्ट्री में रोशनी का एक समान मात्रा में ना होना। जी हाँ दोस्तों, आप ये गलती कर रहे हो। आप किस तरह से पहचान सकते हो? अगर आपका बर्ड रात में दाना कम खा रहा है और सुबह के समय में आपका बर्ड अगर फीड ज़्यादा उठा रहा है, तो आप समझ लीजिए रात में उनको प्रॉपरली एक समान रोशनी नहीं मिल पा रही है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही दिन का उजाला मिल गया है बर्ड्स को, तो फीड उनको जैसे उनका आंखों को दिखा, वो भकाभक जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा फीड खा लेते हैं। इस वजह से आपको पूरी की पूरी बैचेस सेल आउट करने तक हर एक 2-3 दिन के बाद आपको डायरिया का प्रॉब्लम महसूस होगा, क्योंकि बर्ड को डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। पॉइंट नंबर 9 जो एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर करता है, वो है पोल्ट्री में लिटर मैनेजमेंट प्रॉपरली ना करना, पोल्ट्री में लिटर के मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट कर लेना। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया और मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अच्छे क्वालिटी का पानी और लीटर का सूखा होना, ये 2 मूल मंत्र है प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन यही 2 मूल मंत्र में से दोनों के दोनों भी मूल मंत्र को प्रॉपरली एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर कभी भी नहीं करता। लीटर की रैकिंग किस तरह से करनी है, हर एक 2-3 के बाद रैकिंग करनी है, और लीटर गीला होने के बाद कितने स्क्वायर फीट में कितना चूना डलना है, ये किसी भी प्रकार से एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर को पता नहीं होता, या फिर वो प्रॉपरली उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 10 और सबसे मेन जो एक नाकामयाब पोल्ट्री फार्मर होने के पीछे कारण है, वो है खुद का फीड ना बनाना। जी हाँ दोस्तों, आप इंडिया के टॉप 100 पोल्ट्री फार्मर को उठा के देख लीजिए। मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं आप आंख बंद करके बता सकता हूँ कि जितने भी टॉप मोस्ट इंडिया के 100 पोल्ट्री फार्मर हो गए, वो खुद का फीड खुद ही बनाते हैं। अगर आपको 1 साल 2 साल तक के पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, तो आप वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग में लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना है, तो आपको खुद का फीड बनाना पड़ेगा। ये आज के इसमें बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों, यही कुछ 10 कारण थे जिसकी वजह से बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर नाकामयाब बनते हैं। तो जिस तरह आपने सब्सक्राइब करके इस चैनल को मुझे सपोर्ट किया है, उसी तरह मेरा एक न्यू चैनल है अभिषेक मोहरले करके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह आप उस चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेके मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी पोल्ट्री रिलेटेड डाउट है, तो मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट पोल्ट्री की बनाई हुई मिल जाएगी। वहाँ पर की वीडियो देखिएगा, आपके हर एक डाउट पोल्ट्री रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो चलो, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।